नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम धान की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। धान की खेती कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आपको खाद डालना है, कैसे आपको बीज को उपचारित करना है, कैसे आपको अच्छे कल्ले लेने हैं, कब सिंचाई करनी है, कब आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान की खेती हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बीज का चयन करना है। अच्छी किस्मों का चयन पे आपको फोकस करना है जो आपके हिसाब से बेहतर साबित हो सकती हैं। यानी काफ़ी अच्छी और नई वैरायटियों का ही आपको चयन करना चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके बाद में आपको समय से नर्सरी डाल देना चाहिए। जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी आपको 1 जून से 15 जून तक डालनी होती है। जो किस्में देर से तैयार होती है उसकी नर्सरी आप लगभग 20 मई के आसपास से 25 मई या 30 मई तक डाल सकते हैं। तो मई तो ख़त्म हो गई है, अब जून के महीने में तो आपको जल्दी से जल्दी नर्सरी डाल ही देनी चाहिए। और बासमती धान की अगर आप खेती करते हैं तो भी आपको नर्सरी जो है वो लगभग 1 जून से 15 जून तक डाल देनी चाहिए। तो समय से अगर आप नर्सरी डालेंगे, समय से अगर आप बीज की बुआई करेंगे तो ही आपके पौधे समय से तैयार हो पाएंगे। और जब आपके नर्सरी वाले पौधे तैयार हो जाए तो आपको समय पे रोपाई भी कर देनी चाहिए। जो आपके 25 दिन के पौधे हो जाएँ तब आपको रोपाई कर देनी चाहिए। इसके बाद में इसके साथ साथ बीज को उपचारित भी आपको करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे उपचारित करना चाहिए तो किसान साथियों, बीज को उपचारित करने के लिए आपको लेना है 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन। इसके साथ में आपको लेना है 20 ग्राम बावस्टिन। 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, 20 ग्राम बावस्टिन आपको 10 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद में उस घोल में आपको 7 से 8 केजी जो बीज होता है इसको आपको डुबो कर रख देना होता है 24 घंटे के लिए। इसके बाद में फिर से आपको छायादार जगह पे बीज को ऐसे फैला देना चाहिए। तो इस तरह से आप बीज को आसानी से उपचारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर नर्सरी वाले खेत की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। अच्छे से जुताई वगैरह करवा दीजिए। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण पर आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश करें कि हर साल बदल के आप नर्सरी वाला खेत चयन करें। एक जगह पे अगर आप बार बार नर्सरी लगाते हैं तो वहाँ पे खरपतवार की समस्या ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा खेत को बदल के आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और यहाँ पर सिंचाई के साथ साथ किसान साथियों, पानी निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत निचले वाले क्षेत्र में आपको नर्सरी नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर पानी भर जाए। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपको समय पर रोपाई करनी है। 25 दिन वाले पौधे की रोपाई कर देनी है। जितना ज़्यादा बड़े आपके पौधे हो जाएंगे उतना ही कम कल्ले आते हैं, उतना ही कम आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो समय से आपको 25 दिन वाले पौधे की आपको रोपाई कर देनी है। चाहे आपका कम दिन वाली वैरायटी हो, चाहे ज़्यादा दिन वाली वैरायटी हो, या फिर चाहे बासमती धान की वैरायटी हो, 25 दिन के नर्सरी की रोपाई करना सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम जान लेते हैं रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल। किसान साथियों, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। किसान भाइयों, जितना जल्दी हो सके रोपाई के आपको खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। रोपाई के 72 घंटे के अंदर समस्त खादों का इस्तेमाल आपको धान की फसल में कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपके पौधे होते हैं वो 3 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण करने लगते हैं, मतलब अपना भोजन उठाने लगते हैं। तो अगर भोजन ही नहीं रहेगा मिट्टी में तो कहाँ से पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से हो पाएगा। तो आपको समय से किसान साथियों खादों का इस्तेमाल 3 दिन के भीतर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए खाद का एक फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। वैसे खाद के हमने बहुत सारे फार्मूले पहले ही बताए हुए हैं। अगर आप अन्य खादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम DAP खाद के बारे में आपको बताएंगे, जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं। मान लीजिए 120 दिन से कम दिन में कोई हाइब्रिड धान की किस्म तैयार हो जाती है तो वहाँ पर धान की रोपाई के समय आपको DAP डालनी है 28 kg, यूरिया डालना है 16 kg, पोटाश डालना है 11 kg, सागरिका दानेदार आपको डालना है 10 kg। ये 4 चीज़ें आपको प्रयोग करनी है। अगर आपका बजट है तभी सागरिका डालिएगा, नहीं है आपका मन नहीं तो आप सागरिका हटा भी सकते हैं। इसके साथ में रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 kg, जिंक सल्फेट आपको 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला 8 kg, साथ में सल्फर 90% वाला लगभग आपको 3 kg इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटाश 12 kg आपको इस्तेमाल करना है। ये खादें पर्याप्त रहने वाली है आपकी फसल में। तो रोपाई से कटाई तक हमने खाद बता दी। अब हम उन किस्मों की बात करते हैं जो थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। जो आपकी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें DAP आपको 38 kg, यूरिया 20 kg, पोटाश 20 kg रोपाई के समय, साथ में सागरिका 10 kg रोपाई के समय। इसके साथ में आप रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg,
इसके साथ में जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला 8 kg, साथ में सल्फर आपको 90% वाला 3 kg रोपाई के 30 दिन पे डाल देना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg, पोटास 20 kg का इस्तेमाल कर देना है। तो यहाँ पे हमने DAP खाद के बारे में आपको बता दिया। वैसे तो बहुत सारी खादें होती हैं, आप NPK 10-26-26 भी डाल सकते हैं, NPK आप किसान साथियों 14-35-14 डाल सकते हैं। इसके साथ में आप SSP खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप NPK जो आता है किसान साथियों 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 20-20-0-13 भी डाल सकते हैं। तो बहुत तरह की खादें होती हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। तो कौन कौन सा फार्मूला आपको डालना चाहिए, अगर आप DAP डालते हैं तो कितना DAP डालना है, SSP डालते हैं तो कितना SSP डालना है, और अगर आप 12-32-16 डालते हैं तो वो कितना डालना है। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी खाद वाली वीडियो आप कोई भी उठा के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे DAP खाद के बारे में आपको बता दिया। ज़्यादातर किसान साथी DAP खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आपको सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सबसे पहला पानी तो आपको ऐसे नर्सरी में तो हम पानी लगाते ही लगाते हैं समय समय पे। इसके बाद में जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में पहला खाद लगाते हैं, जब वही किसान साथियों 25 दिन 20 दिन पे आपको पहला पानी लगाना होता है। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार अपनी फसल में आपको सिंचाई करते रहना होता है। कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं, जैसे कल्ले निकलने वाली अवस्था, पौधे की बढ़वार वाली अवस्था, इसके साथ साथ गबोड़ अवस्था, दाने भराव वाली अवस्था, फ्लावरिंग की अवस्था। ये ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता धान की फसल में पड़ती है। तो इस समय सिंचाई किसान साथियों आपको अवश्य करना चाहिए। बिना पानी के कभी भी धान में अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे, तो उचित सिंचाई प्रबंधन आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ NPK आप डाल सकते हैं। जैसे आप पहला NPK डालते हैं 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल आपको 25 से 30 दिन पे करना चाहिए। इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा आपको 25 से 30 दिन पे छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है, फोलियर स्प्रे। इसके साथ में जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो अब हमारे बहुत से किसान साथी सागरिका जो दानेदार नहीं डालते हैं, वो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। सागरिका जो तरल रूप में आती है, द्रव्य रूप में आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं जब आप NPK 19-19-19 25 से 30 दिन पे डालते हैं। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको डालनी होती है 250 से 500 ml पर एकड़ तक, और NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg पर एकड़। ये दोनों चीज़ें एक साथ आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों आप सल्फर, जिंक और यूरिया का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको कि दूसरी खाद के रूप में आपको यूरिया डालना है, सल्फर डालना है और जिंक डालना है। अब मान लीजिए आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना चाहते हैं, आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो जिंक का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जिंक का स्प्रे करने के लिए आपको किसान साथियों आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। पहली बार आपको वही 25 से 30 या 35 दिन पे, दोबारा से फिर से 20 दिन के बाद। तो यहाँ पे जो 33% वाला जिंक आता है, अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा आपको दोनों बार इस्तेमाल करनी है। मतलब पहली बार भी 750 ग्राम, दोबारा से भी 750 ग्राम। इसके साथ में आपको यूरिया जो है 1 से 2 या 3 kg मिला लेना है, क्योंकि आप सिंगल जिंक तो डाल नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। तो या तो आप यूरिया मिला लीजिए 1, 2 या 3 kg, पीलापन ज़्यादा है तो 3 kg, कम है तो 2 kg, बहुत कम है तो 1 kg। इसके साथ में बाई चांस आप अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 33% वाले जिंक 750 ग्राम आपको डालनी है। 21% वाले अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 kg मात्रा पर्याप्त होती है पर एकड़ के लिए। और इसके साथ भी आपको यूरिया 1 से 2 या 3 kg, साथ में आप चाहें तो या तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो जो 12% वाली जिंक आती है, जो चिलेटेड जिंक आती है, इरिटेड जिंक, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी आपको वही लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा डालनी होती है। साथ में वही यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद में हम दूसरा NPK डालते हैं 052-34 गबोड़ अवस्था में, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती है उस अवस्था में। तो NPK 052-34 1 से 1.5 kg आपको डालना होता है। इसके साथ में आपको डालना होता है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको गबोड़ अवस्था में डाल देना चाहिए, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, अच्छे आपके दाने आते हैं, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। अब इसके बाद में अंतिम हम NPK डालते हैं 0050। इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको करना चाहिए, और इसकी भी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी होती है। इसमें सल्फर भी होता है, यानी 17.5% सल्फर और 50% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन, दाने में चमक अच्छे से आ जाती है। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, आपको समय से देखभाल भी करते रहना पड़ेगा। आपको खेत में जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। किसी बीमारी का अटैक हुआ है तो तुरंत ही आपको उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करना,
ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर आपने 1 एकड़ खेत में धान लगाया हुआ है तो समस्त खेत में एक बार ही कोई बीमारी फैल जाती है। थोड़ा एक कोई स्थान होता है जहाँ से फैलना चालू होती है, तो पहले तो आपको कंट्रोल कम स्थान से ही कर देना चाहिए, जिससे आपका दवाओं के ऊपर खर्चा भी बचेगा और आपका नुकसान भी कम होगा, आपके उत्पादन में भी कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ सिंचाई भी आपको मतलब पानी की आपको उपलब्धता चेक करते रहना है, मिट्टी में नमी हो या ना हो आपको चेक करना है। अगर नमी नहीं है तो तुरंत ही आपको सिंचाई भी करते रहना चाहिए। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखते हैं, बीज को उपचारित करना, समय से खादों का इस्तेमाल करना, समय से दवाएँ, समय से देखभाल करेंगे तो धान की फसल में निश्चित ही आप अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। खरपतवार नियंत्रण पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।